तो जो ये कहता है ना मुझे कैश चाहिए, तो भाई तू एक्सपेंशन तो कर नहीं सकता, भूल जा जिंदगी में। तेरी लल्ला दुकान है, लल्ला ही रहने वाली। कि इंसान धंधे पे बैठा है बट उसके हाथ में अपना PNL नहीं है, उसको ये नहीं पता कि पैसा आ कहाँ से रहा है, पैसा जा कहाँ पे रहा है। 50,000 का गल्ला है या 5 लाख का गल्ला है, वो डिजिटल मार्केटिंग कैसे करे और उसका ROAS कैसे कैलकुलेट करे। 5 फॉलोअप मैकेनिज्म, डे 1, 3, 5। अगर आपने इस पूरे साइकिल के थ्रू किसी क्लाइंट को निकाल दिया तो आपका कस्टमर कन्वर्ट होगा ही होगा। यू कांट से कि आज लाख रुपए आ गया, ये मेरा कैश फ्लो, बीवी को गहने ले दूंगा। भाई तू लल्लू लाल है, तू लल्लू लाल है, ऐसे ही रहेगा तू। अगर आप एक बिजनेस करते हैं, छोटा करते हैं, बड़ा करते हैं, B2B करते हैं, B2C करते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं, सर्विस बेचते हैं, फर्क नहीं पड़ता। आज के गेस्ट जो यहाँ पर हैं, निधि अनेजा जी, वो उनको 28 साल का सेल्स का एक्सपीरियंस है। यस, मोर देन 28 ईयर्स ऑफ सेल्स एक्सपीरियंस। वो TOI में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, ICICI में, बड़ा बिजनेस में, अलग अलग लेवल में, अलग अलग कैपेसिटी में काम कर चुकी हैं। राइट नाउ शी इज़ द CEO ऑफ आयरा स्किल्स। आज मैं वेलकम करना चाहता हूं निधि जी का, और आज थोड़ा सा डीप में जाके, थोड़ा सा ज़्यादा ही डीप में जाके डीकोड करते हैं आपके बिजनेस की प्रॉब्लम्स को और उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए नोटपैड और पेन लेकर बैठ जाइए, बच्चे की तरह, स्टूडेंट की तरह। होंगे आप 100 करोड़ के बिजनेस, फर्क नहीं पड़ता, बैठ जाइए बच्चे की तरह, पेन पेपर लेकर, और चलिए शुरू करते हैं। निधि जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। प्लेजर इज माइन। तो चलिए शुरू करते हैं। सो निधि जी, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। मैं आज पहले तो आपको ये बता दूं, मैं आज सुपर डुपर एक्साइटेड हूं इस पॉडकास्ट को लेकर। अमूमन हम लोग पॉडकास्ट करते हैं, अलग अलग गेस्ट आते हैं, अलग अलग नॉलेज लेकर आते हैं और मैं उस नॉलेज को ग्रैब करता हूं। पर आज सेल्स के एक्सपर्ट मेरे सामने बैठी हैं और मैं भी थोड़ा बहुत काम कर रहा हूं सेल्स का। सो बहुत मज़ा आने वाला है आज, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और ऑडियंस को तो डेफिनेटली मिलने ही वाला है। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ टॉप 3 प्रॉब्लम्स जो आज इंडियन बिजनेसेस फेस कर रहे हैं। सर सबसे ज़्यादा उनको जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर सब लोग पैसा लगाए जा रहे हैं, और जब डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर पैसा लगा रहे हैं तो उनको ये समझ में आता है कि धंधे में इतने करोड़ रुपए की लीड आ गई लेकिन उसका कन्वर्जन नहीं हुआ, पैसा नहीं आया। उसके बाद सेल्स टीम तो प्रॉब्लम है ही ना, जो आपकी कंपनी की ऑक्सीजन है, फाउंडर की, हर बिजनेसमैन की। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो वो फेस करते हैं वो सेल्स टीम के साथ ही करते हैं, क्योंकि बाकी सारे डिपार्टमेंट हैं वो बैक एंड के डिपार्टमेंट्स हैं, वो आपको रेवेन्यू अर्न करके नहीं दे रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू सेल्स टीम, वो जितना आपकी जान खाती है वो उतना आपको पैसा भी कमा के देती है। तो उनको मैनेज करना, उनको रिटेन करना, उनसे काम करवाना, उनसे रेवेन्यू निकालना, पर पर्सन प्रोडक्टिविटी निकालना, ये आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और तीसरी प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे प्रोडक्ट पे कस्टमर गाली दे रहा है। इसको क्या करें मैम? हमने इतना अच्छा आइडिया लेके आए, हम इतना अच्छा प्रोडक्ट लेके आए, मार्केट में हमें गाली मिल रही है, मार्केट में हमें डिस्काउंट देना पड़ रहा है, हमारे कॉम्पिटिटर्स इतना अच्छे से माल बेच पा रहे हैं, हमारा माल बिक नहीं पा रहा। प्रॉब्लम कहाँ पर है? बढ़िया। तो सबसे पहले तो इन्हीं 3 पॉइंट्स को, इन्हीं 3 पेन पॉइंट्स को थोड़ा डिटेल में पकड़ते हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर ऑडियंस। पहला पॉइंट, आपने DM की बात करी, डिजिटल मार्केटिंग। मैं जानना चाहता हूँ, इंडिया वांट्स टू नो कि डिजिटल मार्केटिंग करें या कंटेम्प्रेरी मार्केटिंग करें, और क्यों? देखिए सर, डिजिटल मार्केटिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो आज की डेट में कोई भी बिजनेस फाउंडर है और वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, बिजनेस ग्रो करना चाह रहा है, तो डिजिटल मार्केटिंग तो उसको एक स्पेंड रखना ही पड़ेगा अपने PNL में से। और डिजिटल मार्केटिंग आपका जब यूट्यूब, इंस्टा, मेटा, जहाँ पे भी आप ऐड लगा रहे हैं, वहाँ से आपको कस्टमर ज़रूर ला के देगा, क्योंकि मॉडल्स कैसे बन गए हैं। कस्टमर आपकी ऐड देखता है, ऐड देखने के बाद वो आपके वेबिनार, आपके प्रोडक्ट के लिए इंक्वायर करता है, इंक्वायर करने के बाद आपके पास इनबाउंड कॉल आती है, व्हाट्सएप, वाटी के थ्रू लोग इंक्वायर करते हैं। तो चैनल आज की डेट में यही बन गया है। वो ज़माना चला गया कि वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू कि ये एक अच्छा सुनियारा है, इसके पास लोग जाकर सामान खरीदेंगे, या हम चांदनी चौक चावल लेने जाएंगे, वो टाइम चला गया। सही बात है। इसी का एक क्रॉस क्वेश्चन, एक कनेक्टेड क्वेश्चन निकल गया, फिर हम बाकी 2 प्रॉब्लम पर जाएंगे। तो क्या आप ये कह रही हैं कि आज के टाइम में कंटेम्प्रेरी मार्केटिंग खत्म हो चुकी है? टीवी के जो एड्स हैं, होर्डिंग है, न्यूज़पेपर एड्स? जी सर, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। पता है क्यों? इसके पीछे 2 रीज़न है। कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर आप टीवी पे एक ऐड देते हैं, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। आप होर्डिंग्स लगवाते हैं, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। आप न्यूज़पेपर में देते हैं, तो आप बताइए, आपने लास्ट आपके घर में न्यूज़पेपर कब पढ़ा था किसी ने?
किसी ने नहीं पढ़ा था। वो टाइम गए जब पेरेंट्स बोलते थे न्यूज़पेपर पढ़ो। सो ये सारे ना पुराने मेथड्स हो चुके हैं। आपकी मेट्स तक आज की डेट में यूट्यूब एंड इंस्टा पे एक्टिव हैं, तो आपका सारा कंज्यूमर तो आज की डेट में यूट्यूब इंस्टा पे है, तो वो दिखाओ ना जहाँ पे लोग देखना चाहते हैं। एब्सोल्युटली। तो सार अब तक का ये निकला कि जहां पर लोग हैं वहां पर पहुंचो ना। जहाँ दिखता है वहाँ बिकता है, सिंपल। वेरी ट्रू, क्या बात है। ठीक है जी, तो डिजिटल मार्केटिंग हो गई इन। अब मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि एक बिजनेस ओनर है, मान के चलिए एक दुकानदार है, दुकानदार उसका 50,000 का गल्ला है या 5 लाख का गल्ला है, दिन का या महीने का, वॉटेवर, फर्क नहीं पड़ता। वो डिजिटल मार्केटिंग कैसे करे और उसका रॉस कैसे कैलकुलेट करें? देखो, डिजिटल मार्केटिंग में आप चाहे छोटे दुकानदार हो बड़े दुकानदार हो, कैंपेन्स में हमेशा ये बोलती हूँ, आपका जो डीएमटी का बजट होना चाहिए वो आपके पीएनएल के हिसाब से होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं महीने का 50,000 रुपये मेरी कंपनी में या मेरी दुकान पे 50,000 का ही गल्ला है, तो मुझे जो कैंपेन शुरू करना चाहिए वो 1,000-2,000 रुपये से करना चाहिए। जब आपने 1,000-2,000 की टारगेट ऑडियंस डिसाइड कर ली, आपने डिसाइड कर लिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे चलाऊंगा, इंस्टा पे चलाऊंगा, या मैं मेटा पे ऐड चलाने वाला हूँ, राइट, या गूगल में एड्स करने वाला हूँ। आपने वहाँ पे अपनी टारगेट ऑडियंस डिफाइन कर ली, आपने अपना जेंडर फीमेल मेल देख लिया, उनकी इनकम डिसाइड कर ली और अपना टारगेट ऑडियंस को डिफाइन कर दिया। जब वो डिफाइन हो गए, उसके बाद जब आपने कैंपेन रन किया, तो जो पहली आपकी 50 लीड आएंगी ना, उसका लीड क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं हर फाउंडर को बोलती हूँ, चाहे कोई 1 करोड़ रुपए का भी गल्ला लगा रहा हो, आप किस ऑडियंस को अपनी ऐड दिखा रहे हैं। हर प्रोडक्ट हर एक के लिए नहीं बना हुआ। आपका प्रोडक्ट जिसके लिए बना है, अगर आपकी ऐड वहाँ तक नहीं जा रही है या राइट टारगेट ऑडियंस आपका प्रोडक्ट नहीं देख रही है, तो आप पहले महीने ही घुस जाओगे कि भैया मैंने तो ऐड चलाई थी और मेरे पास तो कुछ नहीं आया, मैं तो डिजिटल मार्केटिंग इतने लाखों की कर रहा हूँ, मेरे पास रेवेन्यू तो आ ही नहीं रहा। तो सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग में कैंपेन्स अपने चेक कर लो, कैंपेन्स चला लिए, उनकी लीड क्वालिफाई कर लो। उसके बाद आप आगे डिसाइड करोगे कि मैंने इतना लगाया तो इतना रेवेन्यू आ गया, अब इस पर और पैसा लगाना शुरू कर दो। बहुत बढ़िया मैम। इसमें एक बात बताएं आप, 50,000 के एड्स चलाए, लेट सपोज कोई बिजनेस है, 50,000 का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट है हर बिजनेस उनका, मैं वो पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मान के चलो 50 रुपये की CPL आई, लगभग 1,000 लीड जनरेट हो गई। नाउ आउट ऑफ दैट 1,000 लीड्स ही इज़ नॉट एबल टू जनरेट रेवेन्यू। वो रेवेन्यू में जनरेशन नहीं आ रहा है। अब या तो सेल्स में प्रॉब्लम है या फिर लीड की क्वालिटी अच्छी नहीं है। यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का तरीके से चुनाव कैसे करें? देखो सर, मैंने हमेशा ही बोला है, डिजिटल मार्केटिंग वाला कहता है कि मेरी लीड अच्छी है, सेल्स वाला बोलता है लीड खराब है, और डिजिटल मार्केटिंग वाला बोलता है तेरा बंदा खराब है, फाउंडर कहता है मेरा सब खराब है। तो होता ये है कि जहाँ पर वाई एनालिसिस नहीं हो रहा, चाहे वो आप बिजनेस फाउंडर हो, आपने 2 जगह इन्वेस्टमेंट कर रखी है। एक आपने लीड लाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखी है और एक लीड कन्वर्ट करने के लिए सेल्स इंजन रखा हुआ है। तो दोनों के लिए आपके पास चेक मैकेनिज्म रखने हैं, और बहुत सिंपल मैकेनिज्म है सर। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि जिसने अपना लीड लाने से लेकर लीड कन्वर्ट होने तक का मैकेनिज्म सेट कर लिया, वो फाउंडर जिंदगी में कभी कोई उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, राइट। ये जो ब्लेम गेम है ना कि लीड खराब है, कस्टमर नॉट इंटरेस्टेड है, कन्वर्जन नहीं हो रहा, सर हम यहाँ काम नहीं करेंगे, आपका प्रोडक्ट ही खराब है। वो सब चीज़ें कैसे ठीक होंगी उसका आपको 2 स्टेप में बता देती हूँ। जब भी आपके पास लीड आएगी, अपनी कंपनी के अंदर ऐसे क्वालिफायर्स रखें, ऐसे लोग रखें, जब आपका कैंपेन स्टार्ट हो तो एटलीस्ट उसकी 10 लीड्स को वो चेक करें कि मेरे प्रोडक्ट से मैच करता हुआ कस्टमर आया है या नहीं। हमें फीमेल चाहिए, मेल के रेशो ज़्यादा आ रही है। कस्टमर्स की कॉल्स जब हमने की तो उसमें नॉट इंटरेस्टेड डेटा कितना आया। 10 कॉल्स हमने 10 लीड ली, 7 आपके नॉट इंटरेस्टेड कस्टमर्स हैं। दैट मीन्स ये कैंपेन में जो हमने टारगेट ऑडियंस उठाई है, उनकी पेइंग कैपेसिटी या वो टारगेट ऑडियंस आपके प्रोडक्ट के लिए बनी ही नहीं थी, राइट। तो दिस लीड क्वालिफिकेशन वंस यू हैव डन, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं सही लीड अपनी टीम को दे रहा हूँ। नहीं तो आपकी टीम जब उन पे काम करेगी, उन लीड्स पे, तो घंटों काम करेंगी गलत कस्टमर पे, घंटों आपकी टाइम जो है वो वेस्ट होने वाला है, डायलर की कॉस्ट, मोबाइल की कॉस्ट, एंड इवेंचुअली आपकी टीम आपको छोड़कर चली जाएगी,
राइट जहाँ आपने ये मैकेनिज्म सेट कर लिया कि कोई भी मैं नया कैंपेन सेट कर रहा हूँ, उसकी लीड क्वालिफाई कर दी कि हमारा ये कस्टमर जो है ये सही कस्टमर है। अच्छा, अब इसकी भी एक क्राइटेरिया मैं बता देती हूँ। जब भी लीड आपके पास आएगी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 10 के 10 कस्टमर पहली कॉल में उठा लेंगे और वो अच्छा कैंपेन है। मैं ये कह रही हूँ कि उसमें कॉन्टैक्टेबिलिटी हो, 10 कस्टमर से 6-7 कस्टमर फ़ोन उठा लें। अगर मेरा एक मेल कैंपेन है, मतलब मेल प्रोडक्ट है, तो एटलीस्ट उसमें 10 में से 7 लोग तो मेल आए, फीमेल्स ना आए। फिर मेरा एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी कॉस्ट समवेयर अराउंड 1 लाख से ऊपर है, तो उनकी इनकम कितनी है, उनकी पेइंग कैपेसिटी क्या है, ये एक फिल्टरेशन वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज मैंने पहले भी एक बार बोला था कि आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं, आप पॉडकास्ट करवाते हैं, एक बंदे को आपकी टीम ने कॉल किया, 5,000 रुपये के अंदर सर हम आपका पॉडकास्ट करा देंगे। बंदे ने बोला ठीक है, राशि मामी से मिलवा दो। और वो टीम मेंबर ने उसको बोला अपने फाउंडर को कि हॉट क्लाइंट है, आज प्रपोजल भेज दिया है। वो तो 5,000 आपसे मांग ही लेगा ना, 5,000 में तो 10 बार आपको 5,000 दे देगा। सो द पॉइंट इज योर टीम शुड नो कि हमारे प्रोडक्ट के लिए एक आइडियल कस्टमर कौन है जिसकी पेइंग कैपेसिटी है। नाउ कमिंग बैक टू सेल्स टीम, जब सेल्स टीम के पास लीड क्वालिफाई होके आ जाती है, तो आपकी सेल्स टीम की पिच के अंदर एंड उनकी स्क्रीन पे जो क्राइटेरियाज आने चाहिए या जो उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसमें ये चीज़ उनको समझानी चाहिए कि हर कस्टमर जो आपके पास DMT के थ्रू आएगा वो आपका कस्टमर नहीं है। राइट कुछ कस्टमर्स को आपको खुद नो बोलनी पड़ेगी व्हेन यू विल गेट टू नो कि इसका इनकम क्राइटेरिया, इसकी जियोग्राफी, अगर आप फिजिकल इवेंट्स करते हैं वो आ ही नहीं सकता, या वो डिसीजन मेकर ही नहीं है और आप उससे बात करे जा रहे हो, या आपकी टीम ने ऐसे कस्टमर से बात कर रहे हैं जो कस्टमर सिर्फ इंक्वायर करे जा रहा है। तो 5 फॉलोअप प्रोसेस होते हैं एक कस्टमर को कन्वर्ट करने के लिए। 5 फॉलोअप मैकेनिज्म, डे 1, 3, 5 एंड 11 एंड 21। अगर आपने इस पूरे साइकिल के थ्रू किसी क्लाइंट को निकाल दिया तो आपका कस्टमर कन्वर्ट होगा ही होगा विद राइट प्रोडक्ट पिचिंग। और अगर आपने इसमें से एक भी साइकिल मिस कर दिया, कॉल किया, पोटेंशियल लगा आपको कस्टमर ने, आपने कंटेंट मार्केटिंग के ब्रोशर भेजे, सब कुछ भेजा, लेकिन दूसरी बार फॉलोअप नहीं किया, दूसरी बार फॉलोअप किया, उसने फिर टाइम दिया, आपने फॉलोअप, टेबल पे पैसा लेके कस्टमर बैठा हुआ है, उसके पास जो पहले कॉल करेगा उसको दे देगा। अब निधि जी इसके अंदर से एक और कनेक्टिंग क्वेश्चन निकलता है, मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं जितना डिटेल में आज जाऊँगा, क्योंकि इतने सारे बिजनेसेस बिल्ड करने का रिकॉर्ड है आपका, अलग अलग बिजनेसेस बिल्ड करने का, अलग अलग तरह के बिजनेसेस, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस को आज वो सारे का सारा नॉलेज मिल जाए, है ना। तो मैं तो आज हंगरी होकर बैठा हूँ यहाँ पे, इसलिए थोड़ा डिटेल में फिर से जाते हैं। इसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, कोई भी बिजनेस ओनर है, वो लाला है, फाउंडर है या बड़ा बिजनेस कर रहा है, कॉर्पोरेट बिजनेस है, उसका 10,000 का बजट है, 1 लाख का बजट है या फिर 1 करोड़ का बजट है महीने का, वो एक मार्केटिंग एजेंसी हायर करता है। हम बच्चों की बात नहीं करते, बच्चे बोले तो जो 10, 20, 30 हज़ार रुपये ले रहे हैं महीने का डिजिटल मैं अच्छी की बात कर रहा हूँ, 50,000 से लेकर 2 लाख रुपये पर मंथ तक जो चार्ज कर रहे हैं, वो लेने के बाद भी, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस ओनर्स की प्रॉब्लम है, वो हायर करने के बाद भी 2 महीना वेट करने के बाद भी 1 लाख और 1 लाख 2 लाख लगाने के बाद और 1-2 लाख रुपए एड्स पे लगाने के बाद यू आर 4 लाख रुपीज डाउन, और पता चल रहा है कि वो क्वालिफिकेशन के पैरामीटर्स लगाने के बाद वो राइट लीड है ही नहीं। तो कैसे पता लगाएं, कैसे बचें इस लॉस से? सर, जब आपके कैंपेन शुरू होते हैं ना, तो हर फाउंडर को इस चीज़ पे ध्यान देना है कि आज मैंने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हायर कर ली है, आज से मेरे कैंपेन्स में पैसा लगना शुरू हो गया है। जो पहली लीड निकल के आएगी ना आपकी, उससे ही बात करो पहले, वहीं पे एक फाउंडर को सांप बन के बैठ जाना है ये कि मुझे तो इसको कॉल करना है। और मैं ये आपको बोल रही हूँ कि आप अपनी टीम को भी मत बोलना, आपका पैसा लगने वाला है, awesome. आप खुद कॉल करना, अपने 10 कस्टमर को सुन लेना जो लीड आई हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या वो आपके कस्टमर भी हैं या नहीं, क्वांटिटी पे नहीं जाना है। लोग कहते हैं हम लाखों लीड्स लाए हैं, पड़ी हुई है मैम, कोई कॉल नहीं करता। भाई तेरी लीड में दम ही नहीं है, भाई तूने देखा तेरी लीड के अंदर कितना दम है? सही बात। तू अपनी टीम को कुछ भी कस्टमर दिए जा रहा है, वो घंटों कॉल लिए जा रहे हैं, सब बर्बाद हो रहा है। यार क्यों बर्बाद कर रहे हो? चेक्स रखो ना, 10 कस्टमर तो कॉल कर सकते हो। आपने 4 लाख रुपए डिजिटल मार्केटिंग में लगा दिए, आप कम से कम उस 4 लाख को सारी ज़िंदगी मत देखो, शुरू में तो देख लो। आप कोई बंदा हायर करते हो, इंटरव्यू लेते हो ना, इंटरव्यू लेके उसे एक प्रोजेक्ट वर्क देते हो ना, 4 लाख का बंदा, मैं मान लेती हूँ, एग्जांपल देती हूँ, आप 4 लाख का एक बंदा हायर कर रहे हो। आज की डेट में सबसे पहले उसे बोला जाता है कि हमारी ये कंपनी है, हमारे ये रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, ये प्रोडक्ट है, ये हमारी टीम के मॉडल्स हैं, चल एक प्रेजेंटेशन बना के दिखा।
जब वो प्रेजेंटेशन आपको बनाकर देता है तब आपको समझ में आता है इसको कितना आता है, राइट? तो आपके कैंपेन्स भी तो वही हैं। जब उसने पूरे कैंपेन्स लगा दिए और वो कैंपेन्स आपके पास आउटपुट दे गए तो आप 10 कॉल नहीं करा सकते। आपके को अगर 4 लाख रुपए कोई बिजनेस ओनर डिजिटल मार्केटिंग में लगा रहा है, मैं मान ही नहीं सकती कि उसकी कंपनी में कोई मैनेजर नहीं है, सीनियर मैनेजर नहीं है, टीएल नहीं है। अरे भाई उसको बोलो ना कॉल कर, रिकॉर्ड करके मुझे भेज दे। तो 10 लीड की कॉल कर, उनसे बात कर और बात करके मुझे रिकॉर्ड करके भेज दे। मैं गाड़ी में चलते जाते सुन लूँगी। मैं आज तक मेरा कोई नया कैंपेन शुरू होता है, बिकॉज आई एम अ सीईओ इन अ कंपनी, सबसे पहली इंस्ट्रक्शन यही होती है कि मेरी कंपनी में डायरेक्टर वीपी लेवल पे हर कोई वो कैंपेन की कॉल सुनेगा। बाद में मुझे ये मत बोलना कि सेल्स नहीं आ रही। एक बार तुमने बोल दिया लीड अच्छी हैं तो वहाँ पर पैसा लगेगा कैंपेन पे, और एक बार आपने बोल दिया लीड खराब है तो आप मुझे बताओगे लीड खराब क्या है, क्योंकि तब मुझे ये पता चलता है कि पूरे जितने भी डिपार्टमेंट ओनर्स हैं वो अपने काम को लेके सीरियस हैं। ओनरशिप मेरे साथ नहीं है, इनके पास लीड्स आनी है, इनको भी तो थोड़ी काम करने को दूं। ब्यूटीफुल। ये दिस इज हाउ आई वर्क। बढ़िया। निधि जी, एक और क्रॉस क्वेश्चन निकल आया, कनेक्टिंग क्वेश्चन निकल आया, वो ये, चलो भाई, आपने बहुत ही प्यारी जो बात बोली कि पहली लीड पे बैठ जाओ, फाउंडर तुम खुद बैठ जाओ। समझ में आ गया, हमने 1 लीड को क्वालिफाई करा, फिर हमने 10 लीड को, 50 लीड को क्वालिफाई करा और पता लगा कि भाई ये तो काम के बंदे नहीं हैं। तो अब जब हमने 1-2 लाख रुपए लगा दिए तो अब क्या करें? अब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चेंज करें फिर? सर, जब आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स करते हो ना डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के साथ, तो एक उस पे होता है कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का हमारा टाइम रहेगा वो 15 डेज, राइट? उसमें ये रहता है कि अगर आपने हमें क्वालिफाइड या हमारे हिसाब से लीड्स बना कर दी, जो हम जिनको क्वालिफाई करेंगे, तो हम आपकी पेमेंट रिलीज करेंगे। नहीं तो हमने जितना एक्चुअल पैसा लगाया है कैंपेन्स में हम वही देंगे, आपकी कंसल्टेशन नहीं देंगे, राइट? सर, वो आपका टर्म्स एंड एग्रीमेंट पहले से होता है ना। इट्स नॉट कि आपने उसको बोला। आप समझो 2 सिनेरियो हैं। एक, मैंने 4 लाख रुपए की आपसे डील कर ली कि मैं आपको 4 लाख महीना दूंगी और जितने कैंपेन्स पे जो कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट मैं लूंगी, वो मेरे कार्ड्स लगे होंगे, राइट? एक है कि मैं आपको शुरुआत में ही बोल रही हूँ कि भाई मैं तेरे साथ काम तब करूँगी जब मुझे लीड्स ठीक लगेंगी। तो उसके लिए तेरे को अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, जैसे हम इंटरव्यूज़ में जाके प्रूव करते हैं। तो भाई हमारा एग्रीमेंट ये कहता है कि तेरे को हम 4 लाख के हम तेरे को 5 दे देंगे, लेकिन पहले 15 दिन जो मेरे कार्ड्स लगेंगे, जो लीड जनरेट होगी, मेरे टीम की मैनकॉम, मेरे डिपार्टमेंट ओनर्स उसको बैठ के सुनेंगे और तुझे भी सुनाएंगे। यहाँ ब्लेम गेम नहीं चलेगी कि तेरी लीड्स खराब है, हमें तेरे साथ काम नहीं करना। आपकी टीम हमारी कंपनी के अंदर नाउ एक इकोसिस्टम का पार्ट बन रही है और हर ऑर्गेनाइजेशन में लीड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज रेवेन्यू पिलर होता है। सो इफ़ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस सक्सेस टीम, जो हम अपना आगे ग्रोथ ले रहे हैं, आगे पैसा लगा रहे हैं, यू विल ऑल्सो बी इन्वॉल्व। तो बहुत सारी कंपनीज मना कर देती हैं और बहुत सारी कंपनीज कहती हैं हाँ हम काम करेंगे, हमारे लीड्स में इतना दम है, हमारे कैंपेन्स में इतना दम है कि हम 4 लाख नहीं लेंगे, हम 5 लाख लेंगे, लीड्स आपको दम के देंगे। और बिजनेस फाउंडर देता है, बट एग्रीमेंट हैज़ टू बी क्रिस्टल क्लियर, कम्युनिकेशन हैज़ टू बी क्रिस्टल क्लियर। बिल्कुल। अच्छा, जो आपने तीसरी बात बोली थी निधि जी, प्रोडक्ट में ही प्रॉब्लम है, गाली पड़ रही है, उस केस में क्या करें? सर देखो, प्रोडक्ट के लिए जब आप, मैं 5 डिपार्टमेंट बोलती हूँ, आप जब छोटे दुकानदार हो, बड़े दुकानदार हो, आपको अपने 5 डिपार्टमेंट्स की बात तो सुननी पड़ेगी। सबसे पहले आपको आपकी लीड्स का क्वालिफिकेशन करना पड़ेगा, फिर सेल्स टीम का ध्यान रखना पड़ेगा, ट्रेनिंग्स, उनको सही लीड्स जा रही हैं, इंसेंटिव स्ट्रक्चर अच्छा है, मोटिवेशन मिला हुआ है, 1-on-1 हो रहे हैं नहीं, या उनका ओवरऑल उनकी ग्रोथ प्लान्स पे वर्क हो रहा है या नहीं। थर्ड डिपार्टमेंट इज़ योर सर्विस डिपार्टमेंट, जहाँ पे आपका कस्टमर आकर आपके प्रोडक्ट के लिए, आपकी कंपनी के लिए, आपके सेल्समैन के लिए जितने भी टच पॉइंट्स हैं जहाँ से कस्टमर आपके साथ इंटरेक्ट करता है, वो फीडबैक आपकी सर्विस टीम आकर देती है। अगर आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है या आपका प्रोडक्ट मान लेते हैं मार्केट के अंदर काम नहीं कर रहा है, राइट, तो ज़्यादातर लोगों को ये सुनने को मिलता है कि मुझे आपसे बेटर प्रोडक्ट मार्केट में मिल रहा है। आपका प्रोडक्ट महंगा है, वो प्रोडक्ट सस्ता है। आपके प्रोडक्ट को मैंने यूज़ किया, मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला, मुझे दूसरे के प्रोडक्ट के अंदर बेनिफिट्स मिल रहे हैं और वो मुझे डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो ऐसी चीज़ में नो योर प्रोडक्ट। मैं हमेशा फाउंडर को बोलती हूँ, क्या आपने रिसर्च किया है? आज की डेट में क्लॉड जैसी एक छोटी सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, यार आपको करना क्या है?
आप AI सीखो ना। आपको कोई पहले तो हम EY और बड़ी बड़ी कंपनीज को रिसर्च के लिए लाखों रुपए देते थे। यू जस्ट नीड टू इन्वेस्ट 5-10 मिनट्स ऑन क्लॉड। डालो ना कि मेरा बिजनेस मॉडल ये है, मेरी वेबसाइट ये, मेरी कंपनी का नाम ये है। सिमिलर कितनी कंपनीज हैं जो इसमें डील कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, उनके प्रोडक्ट्स की ऑफरिंग्स क्या हैं, उनके फीचर्स क्या हैं। यू विल गेट टू नो कि मार्केट में कौन आपसे अच्छा बेच रहा है, कितना बेच रहा है, और साल का कितना धंधा कर रहा है, और कितने कस्टमर से एक्वायर कर रहा है। बट अगर आपका कस्टमर आपको गाली दे रहा है, आपके प्रोडक्ट को गाली दे रहा है, पसंद नहीं कर रहा है, और आप एक ऐसे फाउंडर हो लल्लू लाल जो दुकान पे बैठे हो और आपके पास सर्विस टीम ही नहीं है, तो आपका कस्टमर आपसे क्या मिलने आएगा आपकी दुकान पे कि मैंने तेरा प्रोडक्ट अब लेना बंद कर दिया क्योंकि मुझे दूसरी जगह पे बेटर मिला। सो देर आर मैकेनिज्म। एक पहले ज़माने में हमारे जो दादा परदादा थे, या जो चांदनी चौक में आज शॉप्स हैं, करोल बाग में शॉप्स हैं, वहाँ पे गुडविल ऐसी थी कि लोग खुद जाके परचेज करते थे। आज घर में शादी है, वो खुद जाएंगे परचेज करके आएंगे। बट आज के ज़माने में सारी ऑनलाइन शॉपिंग है। ऑनलाइन शॉपिंग में आप खुद सोचो, अगर आप अवेलेबल हो तो 10 लोग और भी तो अवेलेबल हैं, और आपसे अच्छे ऑफर्स पे अवेलेबल हैं। तो नो योर प्रोडक्ट, अपनी सर्विस टीम का टाइम एंड टाइम रिव्यू करो, उनसे अपने प्रोडक्ट्स के फीडबैक लो। सर्विस टीम के पास जो NPS होना चाहिए वो सिर्फ सर्विस के लिए नहीं होना चाहिए, अपने प्रोडक्ट के लिए भी होना चाहिए। हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा, कितना यूज़ किया, क्या इंप्रूवमेंट एरिया हैं, क्या फीडबैक्स हैं। और हर एक फाउंडर को जहाँ उसके लिए बिजनेस ज़रूरी है वहाँ अपने प्रोडक्ट को जानना ज़रूरी है। मेरा कस्टमर जो मुझे रोटी देता है वो मेरे प्रोडक्ट के लिए क्या बोल रहा है। अगर अच्छा बोल रहा है और इम्प्रूव करो, बेकार बोल रहा है तो इम्प्रूव करो। नहीं तो आपका प्रोडक्ट खराब हुआ, आप सिस्टम बना लो, सेल्स टीम ले आओ, प्रोसेस ले आओ, डिजिटल मार्केटिंग करो, धंधा एक दिन बंद होगा ही होगा। सो दिस इज हाउ वी वर्क। अच्छा, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, निधि जी ने बोला क्लॉड, CLAUDE, क्लॉड टूल है, सुपर ऑसम है, ज़रूर यूज़ करें। एक बड़ी समस्या दैट इज़ कैश फ्लो। बिजनेस ओनर मरा पड़ा है। मैं इस टाइम बात कर रहा हूँ दिमाग में रख के MSME बिजनेस ओनर की, वही चीज़ अप्लाई हो रही है हर तरह के बिजनेस में। कैश फ्लो कैसे इसको फिक्स करें? सर देखो, कैश फ्लो के लिए बिलीव में अंकित जी, मेरा 28 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और छोटे से छोटे और बड़े से बड़े दुकानदार या बिजनेस ओनर्स आप जानते ही हैं मैं किन के साथ काम कर चुकी हूँ, उनके बिजनेसेस को ग्रो कर चुकी हूँ। एक चीज़ मुझे समझ में आई है कि इंसान धंधे पे बैठा है बट उसके हाथ में अपना PNL नहीं है। उसको ये नहीं पता कि पैसा आ कहाँ से रहा है, पैसा जा कहाँ पे रहा है। उसको ये नहीं पता कि मेरा CA मुझे बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिखाए जा रहा है, मंथ के एंड में वो प्रॉफिट मेरे गले में तो नज़र नहीं आ रहा, वो फिर मार्केट में रोटेट हो रहा है। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना जो आपका कैश फ्लो है उसको देखने के लिए आपको पूरा एक साइकिल जो है वो बनाना पड़ेगा। आप बताओ, मैं जब टाइम्स ऑफ इंडिया या बड़ी कंपनीज में काम करती थी, 99 एकर्स, इन्फो एज, हम अपने पूरे साल का PNL दे देते थे। हम AOP प्लान बना के दे देते थे। किसको दे देते हैं? कंपनी के डायरेक्टर्स को दे देते हैं। हाउ डू वी वर्क इन टाइम्स ऑफ इंडिया और Naukri.com और एनी बिग कंपनी, हाउ डू वी वर्क, राइट? हम महीने के महीना तो गल्ला नहीं करते हैं, राइट? हमारे अप्रैल स्टार्ट होते ही हम एनुअल ऑपरेटिंग प्लान देते हैं, जिसमें अप्रैल 2026, दिसंबर 2026 का मंथ ऑन मंथ ग्रोथ का हम प्लान बना के देते हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल? क्या हम लोग हवा में बात करते हैं? नो, इसके पीछे साइंस है। व्हेन यू वर्क ऑन योर PNL, जब आप अपनी एक कॉस्ट शीट बनाते हो जहाँ पे जितने आपके सारे खर्चे इस महीने में हो रहे हैं और जितना जहाँ आपके जो बिजनेसेस हैं जहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, माइनस आपके जितने भी एक्सपेंडिचर है आपके धंधे को रन करने के लिए, जब आप वो सारा माइनस करके पैसा निकालते हो तो आपको पता चलता है कि मेरा पैट क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर आपके धंधे में पैट नहीं नज़र आ रहा है तो आपको अपनी PNL में जाकर, कॉस्ट शीट में जाकर देखना पड़ेगा कि अगर मुझे अगले महीने बिजनेस में कैश फ्लो चाहिए तो इसमें से कौन से खर्चे हैं मैं घटाऊं, कौन से खर्चे हैं जो घटाऊं, कौन से ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो अभी रिप्लेसेबल हैं, बिकॉज AI एंड क्लॉड आ चुका है। जितने भी बैक एंड डिपार्टमेंट हैं वो सारे AI के थ्रू रिप्लेस हो चुके हैं, बिकॉज कस्टमर आज की डेट में कॉल जो मांगता है वो आपको हेजन के थ्रू जा रही है, ऑटोमेटिक जा रही है। यू डोंट नीड अ पर्सन देयर। सो देयर आर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट विच कैन बी रिप्लेस्ड
हमेशा, एक्सेप्ट सेल्स टीम जो मैं बोलती हूँ. बट नाउ कमिंग बैक कि अगर आपने पीएनएल पढ़ना शुरू कर दिया, खर्चा कहाँ से घटाऊं और पैसा कहाँ से बढ़ाऊं, तो आप अगले महीने का तो अपना कैश फ्लो बना ही लोगे. आप अपने पूरा साल जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे कंपनी में, या अगर आप एक्सपेंशन करना चाहते हो, आपको पता होगा कि मेरा ये डिपार्टमेंट पे क्या खर्चा है और मेरा ये डिपार्टमेंट मुझे क्या पैसा कमा के दे रहा है. ये डिपार्टमेंट रेड में है, ये कमा के नहीं दे रहा और ये रिप्लेसेबल है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी घुसाऊँ, यहाँ से पैसा बचाऊँ. यू हैव टू सी योर पीएनएल एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एब्सोल्युटली, मज़ा आ गया निधि जी. अच्छा, जो पैट की आपने बात करी, पैट मैं कह रहा हूँ किसी का बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा नंबर है, बट कैश फ्लो, हाथ में कैश है कि नहीं, उसके ऊपर और कैसे काम करें? मतलब सर देखो, कैश फ्लो, अगर आपके पास पैट है, आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा है, यू हैव टू डिसाइड. सो देर आर टू काइंड्स ऑफ फाउंडर्स जो मैं मिलती हूँ. एक कहता है कि जो हम प्रॉफिट कमाएंगे, हम बाहर से फंडिंग नहीं लेंगे, हम इसी को री इन्वेस्ट करेंगे अपने फ्यूचर एक्सपेंशंस के लिए, रिजर्व्स में रखेंगे. एक कहता है मेरे पास कैश आ गया, मैं उसको हर महीने खुद यूज़ करता जाऊंगा. तो जो ये कहता है ना मुझे कैश चाहिए, तो भाई तू एक्सपेंशन तो कर नहीं सकता, भूल जा जिंदगी में. तेरी लल्ला दुकान है, लल्ला ही रहने वाली है. तू गल्ले पे बैठा, तू गल्ले पे रहेगा, कैश आएगा तू चलाएगा. ऐसे नहीं होता. आज के ज़माने में हर एक छोटा दुकानदार भी अपनी आगे की एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी बनाकर बैठा है कि अगर मेरे पास इस महीने ₹1,00,000 बचने वाला है, तो उस ₹1,00,000 को क्या मैं डिजिटल मार्केटिंग में इन्वेस्ट करूं, क्या मैं वो एक नई प्रोडक्ट लाइन लेकर आऊं, क्या मैं अपनी टीम साइज इंक्रीज करूं, क्या मैं अपना एक अच्छा ऑफिस लूं, मैं एक अच्छा इंसेंटिव स्ट्रक्चर प्लान करूं. एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन गोल. अगर आपने गोल बना रखा है कि मेरे को अपनी ऑर्गेनाइजेशन को साल में 2 लाख से 4 लाख ले जाना है, 6 लाख ले जाना है, सारे बेबी स्टेप्स हैं. जहाँ कैश फ्लो आया, आपने री इन्वेस्ट किया, चाहे आपने लोगों पे इन्वेस्ट किया, चाहे आपने अपने प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट किया, चाहे आपने टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट किया, चाहे आपने उनकी ट्रेनिंग्स पे इन्वेस्ट किया. दीज आर इन्वेस्टमेंट्स इन बिजनेस, राइट. यू कांट से कि आज ₹1,00,000 आ गया, ये मेरा कैश फ्लो, बीवी को गहने ले दूंगा. भाई तू लल्लू लाल है, तू लल्लू लाल है. ट्रू. एब्सोल्युटली. अच्छा, सेल्स की बात करें निधि जी, सेल्स को थोड़ा सा और डिटेल में आज बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो आपके भी दिल के नज़दीक है और मेरे भी दिल के नज़दीक है. सेल्स में भी आपने कहा सेल्स टीम जो सेलिंग कर रही है, हार्ड कोर सेलिंग कर रही है, क्लोजिंग कर रही है, वो तो थोड़ी सी इरिप्लेसेबल है, बट स्टार्टिंग के प्रोसेस क्या वो एआई से रिप्लेसेबल है? मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाहता हूँ. जी सर, देखिए जो आपका बैकएंड के जितने प्रोसेसेस हैं ना, फॉर एग्जांपल सर्विस का आपका जो डिपार्टमेंट है, आपने नोट किया होगा जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो प्रोडक्ट परचेज करने के बाद आपके पास कॉल आती है, हाय सर मैं निधि अनेजा बोल रही हूँ इस कंपनी से, और आपको डेमो देना था प्रोडक्ट का कि आप यूज़ कैसे करेंगे. दैट इज़ रिप्लेसेबल थ्रू एआई जनरेटेड कॉल्स हैं, राइट. जहाँ पर आपने अपने कंपनी के अंदर ऐसे लोग लगा रखे थे जो क्वालिटी के ऊपर वर्क करते थे, राइट, कि क्वालिटी चेक करते थे, वहाँ अब ज़रूरत नहीं है. आप CRM और अपनी सेल्स इंजन को ऑटोमेट कर दीजिए, उनके CRM डायलर को ऑटोमेट कर दीजिए, आपकी वहाँ पे कॉस्ट बच जाएगी. वेबसाइट के ऊपर, डिज़ाइनिंग के ऊपर, वेबसाइट के लैंडिंग पेजेस के ऊपर आप जितना पैसा अपनी एक कंपनी हायर करके रखते थे कि हमारी वेबसाइट देखती है, ये हमारे लैंडिंग पेजेस देखती है, ये हमारे वेबसाइट पे जितने कस्टमर्स आ रहे हैं उनको देखते हैं, भाई सब कुछ एआई के थ्रू रिप्लेस हो चुका है. एआई आपको वो बना के देता है वेबसाइट. हमने कल एक प्रोजेक्ट पे काम किया, 1 दिन में वेबसाइट एंड लैंडिंग पेज बनाया है. क्या कंटेंट जाएगा, कैसे कस्टमर्स आएंगे, प्राइसिंग क्या रहेंगी, ऑफर्स क्या रहेंगी, कंपनी का नाम क्या है, उसकी सारी फोटोज आज तक जो गूगल पे अवेलेबल है वो तक आ गई कि हु वी आर, राइट. सो आप इन लोगों को रिप्लेस कर सकते हो, जो भी लोग डायरेक्ट कस्टमर के टच में नहीं है. सबके लिए एआई अवेलेबल है आज की डेट में, एक्सेप्ट सेल्स टीम. छोटी टिकट के ऊपर भी आप IVR कॉल्स कर सकते हो, ऑटोमेटिक कॉल्स करा सकते हो, बिक जाएगा, राइट. बट जहाँ बड़ी टिकट्स हैं वहाँ ह्यूमन इमोशंस, कंसल्टेटिव सेलिंग, लोगों की प्रॉब्लम जानना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप अगर किसी डॉक्टर के पास भी जाते हो तो हमारे पास जो हम सेल्स वाले होते हैं, हमारे पास लोग अपने दुख लेके आते हैं. अगर हमने नहीं सुने और सिस्टम ने सुने तो फिर हम रोबोट हैं आज की डेट में.
तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे सिस्टम, सर्विस, ऑप्स, चैट का आपका वाटी जो प्रोसेस होता है जहाँ से लीड्स आती हैं, आपके लैंडिंग पेजेस, आपकी वेबसाइट, जितने भी ऐसी चीज़ें हैं वो सब रिप्लेसेबल हैं। AI यूज़ करो। ऑटोमेशन इन सेल्स, सर्विस, डिलीवरी, वेबिनार्स इज़ वेरी वेरी इजी एंड वेरी इकोनॉमिकल। ट्रू। दिल या दिमाग, सेल्स कर रहे हैं, सामने वाले के दिल को कैप्चर करें या दिमाग को? देखो सर, दोनों सिग्नल्स इंपॉर्टेंट है। दिल, अब एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। मेरे पास एक कस्टमर आया जिसके घर में खाने के लिए पैसे नहीं हैं। मदर इज़ अ कैंसर पेशेंट और वो 1 लाख रुपए का एक प्रोडक्ट लेना चाहता है, राइट? अब अगर मैं उसके दिल की सुनूं तो वो 1 लाख रुपए लेना चाहता है, 1 लाख लेना चाहता है। और अगर मैं उसके दिमाग की तरफ देख के चलूं तो पहले तेरे घर में कैंसर पेशेंट माँ बैठी है, अभी तेरे लिए उसका इलाज जरूरी, नहीं तो वो मर जाएगी, राइट? सो समटाइम्स यू हैव टू सी दी सिनेरियोज। ये ना सोचते हो कि मुझे बेचना है, इसके लिए क्या ज़रूरी है, आप वो देखो। तो मैंने ऐसे कस्टमर को ये बोला, यू पे ओनली टोकन अमाउंट, स्टार्टर क्लासेस, हम 2 क्लासेस देते हैं इस इनिशियल अमाउंट पे, मैं अप्रूवल लेके आपको 4 क्लासेस दे रही हूँ। फॉर 4 मंथ्स आप जो हैं सिर्फ ये स्मॉल अमाउंट से अपनी लर्निंग स्टार्ट कीजिए, बट यू हैव टू गिव मी अ प्रॉमिस, आई एम टेकिंग अप्रूवल फ्रॉम माई CEO। आप बाकी का जो पैसा बचा है वो अपनी माँ के इलाज में यूज़ करेंगे, right? So you have to guide the customer that what is right for him, not at the cost of business. मैंने बिजनेस को स्टेक पे नहीं रखा, मैंने उससे पैसा लिया, उसको 4 महीने के लिए अपना ऋणी बनाया, 4 महीने एंगेजमेंट बिल्ड की कि फ्री ऑफ कॉस्ट 2 क्लासेस फ्री, 2 तेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे, ले लियो क्लास। तो अब वो 4 महीने क्लास में आ गया तो 9 महीने का कोर्स तो वो कंप्लीट करेगा ही ना। सो यू हैव टू सी कि दिल, कई बार आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग की भी सुननी पड़ती है, दिल की नहीं सुननी पड़ती बिल्कुल। सो दैट डिपेंड्स ऑन कस्टमर टू कस्टमर, बट एक सेल्समैन को हमेशा इमोशनली कनेक्ट करना है, लेकिन पैसा ज़रूर लेना है। एक सेल्समैन है, वो कॉल पर है या फिर वो 1-to-1 मीटिंग कर रहा है, फील्ड एजेंट है, पर्सनालिटी कितना बड़ा रोल प्ले करती है? बहुत बड़ा प्ले करती है, 100% प्ले करती है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आप देखने में जैसे भी हो, परमात्मा ने सबको बनाया है। आप अपने बाल ठीक से टाई कर सकते हैं, आप एक साफ़ सुथरी शर्ट पैंट पहन सकते हैं, आपके जूते एकदम क्लीन होने चाहिए, आपकी बियर्ड बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, एंड यू शुड लुक लाइक अ पॉलिश सेल्स पर्सन। दैट इज़ हाउ इंडिया ऑपरेट्स। अगर किसी को, मतलब हमारे ज़माने में एक कहावत थी कि मुट्ठी बंद लाख की, खुल गई तो खाक की। सो दिस इज हाउ इन सेल्स, इफ यू विल प्रेजेंट योर सेल्फ अ झोला छाप सेल्स पर्सन, तो यू विल बी ट्रीटेड लाइक अ झोला छाप सेल्स पर्सन ना। इफ यू आर बिहेविंग लाइक अ गुड सेल्स पर्सन, यू विल बी ट्रीटेड लाइक अ गुड सेल्स पर्सन। तो आप अपनी फुकत खुद बनाते हो भाई, राइट? अच्छी शर्ट पैंट सबके घर में है, प्रेस करना आपके ऊपर है, वो आपकी आउटलुक है। जूते क्लीन करना आपको, दाढ़ी मूछ करना आपको, बाल बनाना आपको। यार कैसे जा रहे हो आप एक मीटिंग, एक प्रोडक्ट, एक कंपनी को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो और आप खुद इतने अनऑर्गेनाइज्ड हो, आपकी कंपनी कितनी अनऑर्गेनाइज्ड होएगी? तो मतलब आप ब्रांड एम्बेसडर हैं उस कंपनी के, चलते फिरते आप ही उस कंपनी का चेहरा है, और चेहरा ही खराब होगा तो फिर क्या इंप्रेशन जा रहा है? दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। मेरे पास जब कोई आता है, मैं कहती हूँ भाई ये खुद को तो ऑर्गेनाइज कर नहीं पा रहा, ये मेरी प्रॉब्लम को क्या ऑर्गेनाइज करेगा? सो सॉरी, आई एम सॉरी, पहले आप थोड़ा सा क्लीन रहो। बोलते नहीं है हम लोग, इंडिया में बोला नहीं जाता, बट ट्रीटमेंट वही मिलता है, बाद में बताएंगे। और बाद में कोई बताता नहीं। शर्ट ऑर्गेनाइज नहीं है, बाहर निकली है, गंदी है, अनऑर्गेनाइज्ड है, बियर्ड अनऑर्गेनाइज्ड है। इसके पीछे ना जो मुझे अब तक समझ में आया, इतने साल सेल्स कंसल्टिंग ट्रेनिंग करके, सेल्स प्रोफेशनल्स को ट्रेन करके, वो ये था, निधि जी, फिर आप अपनी राय ज़रूर दें इसके ऊपर, बिकॉज योर एडवाइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्रॉब्लम ना वो शर्ट नहीं है, 5 रुपये की वो प्रेस करा सकता था, शायद नहीं कराई। प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं माइंडसेट, कि सर मैं तो हल्का आदमी हूँ, मैं तो सर एक जॉब में हूँ, छोटी सी जॉब में हूँ, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, थोड़ी सी मुसी हुई है तो चल रहा है ना, प्रोडक्ट बेच दूंगा बढ़िया से। इस माइंडसेट को कैसे ठीक करें? सर देखो, कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ HR। मैं हमेशा बोलती हूँ, सारे बिजनेस ओनर्स को बोलती हूँ, छोटा दुकानदार हो, बड़ा दुकानदार हो, मेरे पास एक 5वीं फेल एक बिजनेसमैन है, वो आता है,
उसको मैंने ये सारी चीज़ें सिखाई हैं और मैं आपको पर्सनली उनकी वीडियोज़ एंड फोटोज़ दिखाऊंगी. सो इस माइंडसेट को चेंज करने के, व्हेन यू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं जहाँ पे आपके पास HR है, तो इसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस होती हैं जो आपको ज़रूर करानी चाहिए. व्हेन यू टेक इंटरव्यू, सो व्हेन माय टीम टेक इंटरव्यू, HR को साफ इंस्ट्रक्शन है कि आप जब ऑफिस आएंगे तो हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. उसमें सबसे पहले यही है जो मैंने बताया, क्लीन शर्ट, क्लीन ग्रूम. ये सैटरडेज एंड संडेज नॉन कस्टमर इंट्रैक्शंस डेज पे आप अपना फॉर्मल के बदले कुछ भी पहन सकते हैं, जीन्स एंड ऑल. बट व्हेन यू आर इन दी ऑफिस एंड यू आर मीटिंग एनी क्लाइंट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. और इसके भी कंप्लीट चेक्स होते हैं. हमारे पास काफ़ी ऐसे लोग हैं, इंटरव्यू में हमने समझाया, बताया, मैम आज ना नींद नहीं खुली, मैम आज ये नहीं हुआ, घर भेज दिया. कि भाई हमारा स्टैंडर्ड नहीं तू खराब कर सकता. इफ़ यू आर अनऑर्गेनाइज, दैट डजंट मीन कि बाकी 50 लोग जो ऑर्गेनाइज होकर बैठे हुए हैं तो आप कल्चर बिल्ड कर रहे हो, राइट. एक पनिशमेंट एक इंसान को वो कल्चर बिल्ड कर रही है और वो उसके लिए एक्चुअली पनिशमेंट नहीं है. वो ज़िंदगी भर याद रखेगा कि मेरा आज अनप्लान लगा, मेरे 3 दिन के पैसे कट गए, और सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे कपड़े आयरन नहीं थे, 10 बार आयरन करेगा, पूरे महीने के आयरन करके बैठ जाएगा एक ही दिन में. सो यू हैव टू बिल्ड अ कल्चर एंड माइंडसेट ट्रेनिंग्स. आप छोटे दुकानदार हो, राइट, आपके पास 4-5 लोगों का स्टाफ है. जैसा राजा होगा वैसी वैसी प्रजा होगी. अगर आप खुद इन चीज़ों के लिए, आपके पास इंपॉर्टेंस है, आपकी लाइफ में कोई वैल्यू है, आप रोल मॉडल हो, तो आप टीम को सिखा सकते हो. आप खुद गंदी शर्ट में अपनी दुकान पे बैठे हुए, गंदे हाथ गंदे पैर, सर सॉरी, फिर ऐसे लोगों के लिए तो फिर ये बात ही ख़त्म हो जाती है ना. बट 100% in big organizations, small organizations, startups, it is a recommendation. This is a part of HR. HR को बोलो कि आप अपनी ग्रूमिंग के सेशंस और इनके ऊपर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के एक सेशन अपनी कंपनी के इंट्रो में ही डाल दें, जब आप कंपनी के गो थ्रू कर रहे हो, जब उनको पूरा प्रोडक्ट दे रहे हो, प्रोडक्ट प्रोसेस कंपनी का पूरा बता रहे हो, इंडक्शन का पार्ट बना दो कि हाउ वी ऑपरेट. बिल्कुल. अच्छा, एक चीज़ हम हमेशा फेस करते हैं, मैं देखता आ रहा हूँ कि बिज़नेस है, 50 साल पुराना बिज़नेस है, और कोई बंदा 40 साल पुराना है और अब वो मालिक की भी नहीं सुन रहा. कह रहा, अरे बाबूजी आपको नहीं पता, मैं कर दूंगा. वो सुन ही नहीं रहा. ही इज एन एम्प्लॉय है, में, कंपनी का एम्प्लॉय है, 40 साल पुराना. वो कह रहा नहीं बाबूजी, MD को कह रहा नहीं बाबूजी मैं कर दूंगा, रहने दो, आपको नहीं पता. क्या करें सर? क्या उसका मैं कर लूँगा इज रिजल्ट ड्रिवन? क्या वो 50 साल पुरानी कंपनी में 40 साल एम्प्लॉय कोई रेवेन्यू ग्रोथ कंट्रीब्यूट कर रहा है? अगर वो कर रहा है, दैट मीन्स उसके कुछ सक्सेस मैट्रिक्स हैं जिसके थ्रू वो जनरेट कर पा रहा है. बट इन केस वो 40 साल पुराना है और आपकी कंपनी के लिए ज़ीरो है, तो उसका रोल चेंज कीजिए. ही इज़ नॉट फिट फॉर राइट रोल. आप उसको दूसरे रोल में डालिए. क्या होता है ना कि ये जितने पुराने लोग होते हैं, जो कंपनी के अंदर पुराने एम्प्लॉयज़ होते हैं, इनको निकालना भी एक टफ कॉल होती है. बट ये एक तरीका बता रही हूँ कि जब आपको जिस रोल के लिए आपने उसे हायर किया है या रखा हुआ है इतने कंपनी में इतने टाइम से, और वो उस रोल को नहीं कर पा रहा है, उसको दूसरे रोल में मूव कीजिए. वहाँ पर उसको ट्रेन करने की कोशिश करिए. अगर वो इंसान विलिंगनेस के कारण आपके पहले रोल में खरा नहीं उतर पाया, गारंटी देती हूँ दूसरे रोल में बिल्कुल नहीं उतर पाएगा, और तब आप उसको बाहर कर पाओगे कि मैंने तुझे 2 अपॉर्चुनिटी दी. राइट. सो दीज आर एक्चुअली कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग स्किल्स दैट आप एक पुराने एम्प्लॉय की लेगेसी को, उसकी लॉयल्टी को प्लीज़ वेलकम करो, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ बिजनेस. यू हैव टू सी इफ ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग इन दिस रोल, और 40 साल से इसी रोल में है, 0 मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है, ना अपने पे काम किया, ना अपने स्किल्स पे काम किया, इस जगह पे तो इसको अब नहीं रख सकता. नाउ आई विल क्रिएट अनदर रोल और आई विल मूव हिम इन अनदर डिपार्टमेंट. रीस्टार्ट करते हैं, नई ट्रेनिंग्स देते हैं, मोटिवेट करते हैं, मान जाए ठीक, नहीं तो बाहर का रास्ता दिखा दो. नॉट एट द कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस. परफॉर्म करना पड़ेगा. नॉट एट द कॉस्ट ऑफ बिजनेस. सर, आपका बिजनेस इमोशंस पे नहीं चलता. जब आप जिस दिन आपने इमोशंस पे बिजनेस चलाया और 30 तारीख को एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं दी, आपके नाम के इतने झंडे गड़ेंगे ना सर सोशल मीडिया पे, आपको इतनी गालियाँ मिलेंगी ना,
तो जब भी किसी पे एहसान करो, इमोशनल डिसीजन लो, ये बात याद रखना, जिस दिन इसकी सैलरी नहीं आई ना, जिसके लिए आप इमोशनल डिसीजन ले रहे हो, सबसे बड़ा गाली देने वाला यही टीम मेंबर होगा। एब्सोल्युटली। निधि जी, हम लोग पिछले इतने सालों से, मैं और मेरे साथ जो ट्रेनर्स होते हैं, हम लोग सेल्स की कंसल्टिंग देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। देते वक्त ना हमको दिखता है हमेशा, बट दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर जॉब। हम लोग बता देते हैं दैट दिस इज़ द प्रॉब्लम, यू नीड टू फिक्स दिस, बट हमको हमेशा दिखता है कि एग्जांपल लेते हैं कि एक सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, उसके पास एक बंदा है या दो बंदे हैं, चार तरह के शर्मा जी हैं इस तरह के जो 40 साल पुराने हैं और वो उनको हिला भी नहीं पा रहा और वो काम भी नहीं कर रहे। तो ही हैव टू टेक द डिसीजन। और तरीका आपने बताई दिया अभी कि ये तरीका हो सकता है, उनको वहीं के वहीं फायर करेगा तो बदनाम हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा, ये नया लड़का है और ये कर दिया इसने। बट द राइट वे, नाउ वी हैव द राइट वे। एक और माइंडसेट प्रॉब्लम, सेल्स प्रोफेशनल्स की इस टाइम में बात कर रहा हूँ, मैं किसी धंधे वाले की बात नहीं, सेल्स प्रोफेशनल सबसे बड़ा माइंडसेट मैं मीटिंग करने जा रहा हूँ, मैम मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, जॉब करता हूँ छोटी सी, सामने वो 100 करोड़ का आदमी है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, और जैसे ही बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है वो डील हार के ही आता है। क्या करें? सर देखो, जब भी मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि इसमें अगर आपको लगता है कि उस बंदे में जिसको आप इतने बड़े क्लाइंट के पास भेज रहे हो, आपको लगता है इसमें काबिलियत है और ये आपका एक ऐसा टीम मेंबर है जो वो डील क्रैक कर सकता है, तो पहले खुद के कुछ 4 चेक्स कर लो उस टीम मेंबर के लिए, ठीक है? जब भी कोई बड़ी डील के लिए आपका कोई सेल्समैन जाए, उससे ये पूछो कि उस कंपनी का पूरा मेरे को ब्यौरा ला के दो, कितने का बिजनेस, इसे प्री सेल्स कहते हैं, प्री सेल्स होमवर्क, कि कितनी बड़ी कंपनी है, उसका कॉम्पिटिटर कौन है, उसका टिकट साइज़ क्या है, उसका रेवेन्यू क्या है, उसका पैट क्या है, मेजर चैलेंजेस क्या हैं, कितने लोगों के साथ काम करती है कंपनी। अगर आपका सेल्समैन जो इतने बड़े क्लाइंट से मिलने जा रहा है, अगर उसने ये प्री सेल्स होमवर्क कर रखा है, दैट मीन्स सही बंदा है, काम तो जानता है, राइट? अगर उसने ये काम नहीं कर रखा तो बिल्कुल मत जाने देना, इसको इतनी गाली पड़ेगी ना उस कस्टमर से, क्योंकि आप एक छोटा दुकानदार से अगर आप बात करने जाते हो, वो भी छूटते ये बोलते हैं, क्या आपको मेरा बिजनेस पता है, क्या आपने मेरा बिजनेस देखा है, क्या आपने मेरी वेबसाइट देखी है, अरे मैं इस प्रोडक्ट में, क्या आपने मेरे प्रोडक्ट को देखा है, आपने टिकट साइज देखा है, तो आप क्या बेचने जा रहे हो यार, क्या अपना प्रोडक्ट चिपकाने जा रहे हो? विदाउट कस्टमर्स इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर्स बैकग्राउंड चेक कि वो क्या करता है, क्या बेचता है, कितना टिकट साइज है, फाउंडर का क्या बैकग्राउंड है, हाउ विल यू क्रैक अ डील, राइट? सो प्री सेल्स होमवर्क इज इंपॉर्टेंट। इसी पे एक सेकंड पार्ट और दे रही हूँ। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे बिजनेस फाउंडर्स थे जो बोलते थे ये जाता है, अच्छी लीड होती है, क्लाइंट मुझे जानता है, ज़्यादा कुछ करके नहीं आता, राइट? वहाँ पे हमने AI इम्प्लीमेंट कराया। क्या कराया? iPad या जो भी होते हैं, हमने उस पर AI ट्रैकर लगा दिया, वो मीटिंग रिकॉर्ड करवा दी हमने, 1-to-1 मीटिंग भी रिकॉर्ड करा दी। अब वो उसको बताएगा कि सर आप, बहुत सारा कॉन्वर्जेशन होगा, राइट? तो मैं जाकर नोट्स बनाने होते हैं, सिस्टम में CRM में डालना होता है, तो मुझे ये मीटिंग रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, हम आपके लिए आए हैं, बताइए क्या प्रॉब्लम है। अब जो वो मीटिंग रिकॉर्ड हुई और वो मीटिंग गई मैनेजर के पास, तो मैनेजर ने पूरी मीटिंग देखी और मीटिंग सुनने के बाद उसको ये रियलाइज़ हुआ कि कस्टमर की प्रॉब्लम थी दुख और ये बता रहा है उसे सुख, राइट? कस्टमर कह रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई है और ये उसको बता रहे तेरे पापा की मौत हुई है, राइट? कस्टमर मांग रहा है कि आज मुझे ग्रोथ लेनी है, ये उसे अपनी कंपनी का प्रोडक्ट बता रहा है, वो उसको लिंक्डइन, HR, जॉब असिस्टेंस कुछ बता नहीं रहा है। सो द पॉइंट इज कि नाउ अ डेज टेक्नोलॉजी इज सो एडवांस, चाहे वो बिग डील हो छोटी डील हो, सबसे पहले नो योर कस्टमर, right? You will not be able to crack a deal till the time you don't know the pain point of the customer, the product he is dealing with, the kind of team he is dealing with, the kind of digital marketing agency he is dealing with, the kind of leads he is generating. ये सारी चीज़ें हैं जब मैं एक बिजनेस ओनर के पास कंसल्टेशन के लिए बैठती हूँ या अपनी टीम को भेजती हूँ कि क्या आपको उसकी ये सारी चीज़ें पता है। जब कस्टमर हमें बोलता है ना धंधा तो मैं कर ही रहा हूँ, मेरा जवाब होता है सर लास्ट ईयर आपने बिजनेस डुबोया है। सो आज हम एक डॉक्टर से आप बात कर रहे हैं, आपका लास्ट ईयर पैट 2% था, उससे लास्ट ईयर -2% था। तो कस्टमर को ये समझ में आता है मैं एक्चुअली एक कंसल्टेंट से बात करूं जो जिसको सब कुछ पता है, राइट? ना कि हम अच्छा कर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। सर एक बिजनेस ओनर से मैंने मिली,
वो हर महीने रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, पैट उसका माइनस में है। हम हर साल 100 करोड़ का धंधा करते हैं, पैट माइनस में। मैम 100 करोड़ का धंधा करते हैं। मैंने कहा कैश कितना है आपके पास? अरे 100 करोड़ का धंधा करते हैं। मैंने कहा सर बता तो दीजिए कैश कितना है आपके पास, ठीक है। उसके सीए को बुलाया, ऐसे बोर्ड के ऊपर प्रेजेंटेशन लगवाई, सारी बैलेंस शीट लगवाई, उसको दिखाया कि तूने रेवेन्यू किया, तूने माल बेचा है। रेवेन्यू इज माल बेचना। और ये जो इतनी तामझाम इतने तूने खर्चे किए ना, इस रेवेन्यू में से अभी माइनस होने, तू लाल पे है। तब उसको समझ में आया कि बिजनेसमैन को बैलेंस शीट जो सीए दिखाता है वो उसको रेवेन्यू दिखाता है, वो उसको पैट नहीं दिखाता, उसे कैश फ्लो नहीं दिखाता। सही बात है, एब्सोल्युटली। और ये जो आपने 1-to-1 मीटिंग को रिकॉर्ड करने वाली बात बोली है, नेक्स्ट लेवल है। आज के टाइम में बहुत ही चुनिंदा कंपनीज है जो एक इतने हद तक जा रही हैं और ये पेन ले रही हैं। सो दिस इज एआई। मैं ये कोई मम्मी और पापा से तो नहीं सीखी हूँ, एआई तो अभी आया है। I as a CEO in a company, I always invest my time in new technology to know new। अरे मैं 10 जगह 10 कॉल्स आती हैं दिन में, हम AI कंपनी से बोल रहे हैं, हम यहाँ से बोल रहे हैं। अरे अपने मैनेजर को बोल के डेमो दिखवा लो ना, डेमो दिखवा लो, जो समझ में आया आप ले लो। सी मेरी प्रॉब्लम्स मुझे पता है, मेरी टीम को पता है, मेरे मैनेजर डायरेक्टर को पता है। और 10 कंपनीज कॉल करी, हम एआई कंपनी से बात कर रहे हैं। भाई हम भी खुद एआई कंपनी, हम आयरा इज एआई कंपनी। तू मुझे बता तू क्या ऑफर कर रहा है जिससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, मेरी सेल्स बढ़ रही है, मेरा रेवेन्यू बढ़ रहा है, मेरे खर्चे कम हो रहे हैं। वाई नॉट? जब दुनिया बोल रही है एआई सीखो, वाई नॉट? जब हम माल बेचने जा रहे हैं, आमने सामने बैठे हैं, दो बहुत ही बड़े एस्पेक्ट हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। एक एस्पेक्ट है बॉडी लैंग्वेज की, कैसा मैं बिहेव कर रहा हूँ, मेरी बॉडी, मेरे हैंड मूवमेंट्स। और दूसरा है मेरी वोकल वैरायटी, मैं आवाज़ में क्या वैरायटी मैं यूज़ कर रहा हूँ। दोनों में से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सर देखो, बॉडी लैंग्वेज टू एन एक्सटेंट आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता। जब आप किसी कस्टमर से बात कर रहे हो, यू आर कनेक्टिंग अ कस्टमर इमोशनली थ्रू योर वॉइस, राइट। जब आप एक कस्टमर से बात करते हो, वहाँ पे उसके पेन पॉइंट्स पे आपको इमोशंस पे ध्यान देना पड़ता है। वो कह रहे हैं कि मेरा पिछले महीने इतना नुकसान हो गया, आप बोलो हाँ सर नुकसान हो गया, और उसके बदले आई अंडरस्टैंड सर आपका नुकसान हो, डोंट वरी, आज ये मीटिंग इसी चीज़ के लिए आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ भेजेंगे। सो द पॉइंट इज़ हर इंसान इंडिया के अंदर इमोशंस पे बिकता है, राइट। बॉडी लैंग्वेज आप कितनी घुमा लोगे क्या? अब वो कह रहे हैं मेरे धंधे में नुकसान हो गया, सॉरी सर नुकसान हो गया, रादर आई अंडरस्टैंड सर आपका नुकसान हुआ है एंड दिस मीटिंग इज़ फॉर दिस ओनली। आज आप और हम जो डिस्कशन करेंगे उसके बाद आई विल मेक श्योर कि कभी आपका नुकसान नहीं होगा एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अच्छा निधि, ये बताएं कि आज के टाइम में ना, सेल्स की जॉब हो या कोई भी फील्ड हो, जब भी बंदा थोड़ा सा हाई पेइंग जॉब में आता है, फिर हाई पेइंग कैपेसिटी में आता है, वो इंडिया से मूव आउट करने की कोशिश करता है, ऐसा क्यों? से देखो, इंडिया से मूव आउट वो करना चाहेगा जिसको ये पता है कि आज मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया, मैं 9 से 5 के गल्ले से बाहर निकल चुका हूँ, राइट। अब उसके बाद वो तब निकलने की कोशिश करेगा अगर उसके पास डिग्री है कोई, या वहाँ के स्किल वर्कर्स की लिस्ट में वो आता है, राइट। इंडिया से बाहर जो लोग जा रहे हैं, सेल्स वाले बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर सेल्स वाले भर के पड़े हुए हैं। सेल्स एक स्किल प्रोग्राम में नहीं आता है, राइट। जितने भी इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर के अंदर लोग हैं, ये सारे वहाँ जा सकते हैं, लैब टेक्नीशियंस जा सकते हैं, नर्सिंग में जा सकते हैं। तो जो लोग यहाँ इंडिया के अंदर आकर अपना काम वाम शुरू करना चाहते हैं, मतलब पैसा कमा चुके हैं और बाहर सेटल होना चाहते हैं, इंडिया उन्हें दे क्या रहा है सर? एक लैब टेक्नीशियन आप उठा के देखो, आपके पास हेल्थियंस और कहाँ से कॉल आते हैं। एक लैब टेक्नीशियन को कितने पैसे मिलते हैं? 20-25 हज़ार। सर वहाँ पे उनको $2.5 लाख मिलता है साल का, $2.5 लाख। लैब रिसर्च लैब टेक्नीशियन। आप एक प्लम्बर को क्या देते हो? 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये। प्लम्बर को वहाँ पे हाईएस्ट एक दिन का $100 से $200 रुपये एक विजिट का, $200 एक विजिट का मिल जाता है। इंडिया ने हमारे जो खुद के स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो हाथ का काम करते हैं, जो प्लम्बर हैं, जो मतलब एक्चुअली रिसर्च करते हैं, उनकी क्या गत बना रखी है सर? आप मुझे बताओ उन्हें क्या मिल रहा है यहाँ पे? एक नर्स को हॉस्पिटल में क्या ट्रीटमेंट मिलता है? एक प्लम्बर को आपके घर में आता है, उसको क्या ट्रीटमेंट मिलता है? एक जो कारपेंटर आपके यहाँ आता है, उसको क्या ट्रीटमेंट मिलता है? फॉरेन में सारी हाई पेइंग जॉब्स हैं।
जहाँ हाथ से काम हो रहा है, हाथ से राइट, स्किल है उसके पास एक। दिस इज अ स्किल बेस्ड जॉब, और आपको वहाँ पे पीआर मिलती है, कंट्री खुद आपको इनवाइट करती है, और कितने $100 एक दिन में कमा लेता है ट्रक ड्राइवर वहाँ पे, मजे की जिंदगी, पिंड के पिंड बेच के लोग निकल गए वहाँ पर, निकल गए। कनाडा ने इतना उनको जमा दिया, क्यों वो भी हमारी एक स्किल है। क्यों हमारी कंट्री में वो नहीं, क्यों अपनी कंट्री के अंदर किलों पे किले जमीनें वो बेच के चले गए, क्योंकि कंट्री ने उनको ट्रक ड्राइवर ट्रीट किया, वहाँ पे उन्हें स्किल्ड इमिग्रेंट डील किया। दैट्स डिफरेंस, दैट्स डिफरेंस। तो क्या ये मान ले कि सच्चाई भी है कहीं ना कहीं कि इंडिया के पास तो स्किल की कमी है ही नहीं, उन देशों के पास स्किल की बहुत ज़्यादा कमी है, वो हमें चाहते हैं कि हम आए वहाँ पर। राइट। तो सर देखो, मैं तो हमेशा एक ही बात बोलती हूँ ना, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे बच्चों की एजुकेशन नहीं जा रही है, मैं इंडिया और कनाडा को क्या देखूंगी? मुझे तो, मैं एक वो एम्प्लॉय हूँ, जैसे एक एम्प्लॉय में जो फाउंडर मुझे अच्छी सैलरी देगा, मेरे एक्सपीरियंस को इनकैश करेगा, मैं उसको ग्रोथ दूंगी, है ना। अब तुम्हारी कंट्री के अंदर अगर प्लम्बर को प्लम्बर ट्रीट किया जा रहा है, और फॉरेन के अंदर उसे वीज़ा दिया जा रहा है, इमिग्रेंट बोला जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है, क्यों नहीं जाएगा वो? क्यों नहीं जाएगा? दुबई आज इतना एडवांस होकर बैठा हुआ है, दुबई के अंदर हर कोई भागना चाहता है। आप देखो ना दुबई में क्या नहीं मिल रहा, टैक्स सिस्टम देखो ना आप दुबई के अंदर। हमारे जैसे लोग जो कमाते हैं, पहले हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं, हम एक एम्प्लॉई हैं, हम अपने सरकार को टैक्स दे रहे हैं, हर एक चीज़ पे हम टैक्स दे रहे हैं, वह सारी चीज़ें टैक्स फ्री हैं। तो हम तो अपना देखेंगे ना सर, अपना घर देखेंगे, अपने बच्चे देखेंगे, अपनी फैमिली देखेंगे, अपनी ग्रोथ देखेंगे। टैक्स देने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं सर कि सिर्फ टैक्स ही दिए जाएं। बिल्कुल। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, बाकी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, इसलिए पूछ रहा हूँ, फिर मेरा देश महान का क्या होगा? सर मेरा देश तो महान है, देखो मेरा देश तो महान है। आज मोदी जी ने कंट्री को इतनी पावरफुल कंट्री बना दी है कि आज कोई भी मीटिंग होती है, इंडिया से पहले डिसीजन लिया जाता है, इंडिया को इनवाइट किया जाता है। देश महान है, तरक्की कर रहा है, सब कुछ है। कुछ चीज़ें जहाँ पे पढ़ाई लिखाई लिटरेसी की बात आती है, फाइनेंशियल्स की बात आती है, टैक्स सिस्टम की बात आती है, इंडिया में नेताओं को स्टैंड लेना पड़ेगा, मोदी जी को स्टैंड लेना पड़ेगा। मेरा देश हर चीज़ में तरक्की कर रहा है, लेकिन एक गरीब आदमी मरता जा रहा है, टैक्स हमको खा चुका है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। तो देश तो महान है, तभी हम आज तक यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन मेरे घर में रोटी नहीं चलेगी ना, तो मैं अपने महान देश को छोड़ के दूसरे देश में जाऊँगी। सही बात है, नेचुरली। अच्छा, यहाँ पर वेज सिस्टम की बात करें निधि, इंडियन वेज सिस्टम और फॉरेन का वेज सिस्टम, क्या मेजर डिफरेंस है? सर मेजर डिफरेंस है ना, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक स्टूडेंट जो वहाँ पे सिर्फ 24 घंटे काम कर सकता है, वो महीने का एक स्टूडेंट जो वहाँ पे 24 घंटे काम कर सकता है, 3.5 लाख रुपए कमा लेता है महीने का। यहाँ हमारा जो बच्चा अंडर ग्रेजुएट, उसे जॉब नहीं मिलेगी, जॉब मिल भी गई तो उसको 10,000 रुपये जॉब देंगे, चलो उसको 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया, उसे 25 से 30,000 रुपये की सैलरी पे रख लेंगे। IIM सारे बैठे हुए धक्के खा रहे हैं, IITians आज की डेट में धक्के खा रहे हैं, MBA जॉब मांग रहे हैं 25,000 की। क्या कंट्री है ये? क्या हमारा फ्यूचर है? क्यों नहीं जाएंगे लोग बाहर? अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा काउंटर करना चाहूँगा कि 3.5 लाख रुपए वो कमा पा रहा है ना, आपने ऐसा बोला, पर ये तो इंडियन करेंसी में आपने कन्वर्ट किया ना, वहाँ की करेंसी के हिसाब से वो नॉर्मल अमाउंट है। सर देखिए, वहाँ पर जो खर्चे होते हैं, स्टूडेंट्स कैसे रहते हैं, 4 बच्चे एक रूम लेके रहते हैं, वहाँ खर्चा बचता है। इंडिया की तरह ठाट नहीं है ना, कोठियाँ बना रखी हैं, सबके अपने सेपरेट रूम है, मेड वहाँ है नहीं, सारा काम खुद करना, कार आपको खुद वॉश करनी है आपको वहाँ पर। तो खर्चा बताओ ना, खर्चा सिर्फ खाने का खर्चा है और जो वो वहाँ पे पढ़ रहा है। और जब बच्चा वहाँ जाके पढ़ता है ना, तो उस कंट्री से निकाल के भी लाता है फिर, क्योंकि वो वर्क वीज़ा पे जाता है। ठीक है निधि, तो अब यहाँ पर जब वेजेस की बात आ रही है, यहाँ से ना मुझे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रिटिकल, जो मैंने शायद अब तक मिस कर दी, मैं अब कवर करना चाहता हूँ, सेल्स फील्ड में इंसेंटिव्स की। लोग सेल्स में आते हैं, इंसेंटिव्स के लिए आते हैं, मोटिवेशन, एक ही मोटिवेशन है, पैसा। क्या वो इंसेंटिव स्ट्रक्चर हो जो लोग अट्रैक्ट हों और बस काम शुरू कर दें हमारे साथ? सर देखो, इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है, मैंने अपने 28 साल के करियर में इसका तोड़ निकाल लिया। अरे वाह, आज बता डालो। इसका तोड़ ये है, जितनी भी कंपनीज में जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, सुनना अंकित जी, आपको अपनी पूरी कॉस्ट उस डिपार्टमेंट को रन करने की, डिजिटल मार्केटिंग से लेकर, रेंट से लेकर, एडमिन से लेकर, पानी से लेकर, बिजली से लेकर, सब लिख लो एक जगह पे। वो उस डिपार्टमेंट को रन करने की आपकी कॉस्ट निकलाई। अब आप जब एक टीम मेंबर ला रहे हो, तो उसको अपनी सैलरी का 7x आपको रेवेन्यू कमा के देना है। अगर उसने आपको 7x कमा के दे दिया,
तो आपके सारे खर्चे निकल जाएंगे, सारे खर्चे निकल जाएंगे और आप इजीली अपनी टीम एक्सपैंड भी कर सकोगे, क्योंकि जितना लगा रहे हो उससे ज़्यादा आ रहा है। आप किसी भी बिजनेस फाउंडर को या आप अपनी कंपनी में करके देख लेना, खुद करके देखना अंकित जी, और आप फिर मुझे बताना कि मैम आप सही बोल रही थी या नहीं। कोई भी बिजनेसमैन होगा, मैंने कितने मॉडल्स कैलकुलेट करके देख लिए, आप अपनी जो उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, नॉट ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट, ऑर्गेनाइजेशन में खर्चे बहुत होते हैं, उस इंसेंटिव कौन कमाता है? सेल्स टीम कमाती है, और सेल्स टीम के लिए रखे जाते हैं। सेल्स टीम की पूरी कॉस्ट निकालना, उसकी हायरिंग कॉस्ट, उसके वर्क स्टेशन कॉस्ट, उसकी सैलरी, उसके बाद बिस्लरी, वाटर, चाय, पानी, बाहर घूमना, मंथ में एक बार पार्टी, मीटिंग, कुछ भी सब निकाल के डाल देना, और उसके बाद उसका 7x टारगेट लग देना कि इसको 7x टारगेट अचीव करना है। वहाँ आप अपनी कंपनी को कर देते हो सिक्योर। सब निकलवा दिया मैंने, 7x, 1 रुपया लगा के 7 रुपये मांग रहा हूँ मैं इससे। और उसके बाद जो 7x के बाद आपका टीम मेंबर इंसेंटिव, मतलब जो रेवेन्यू करेगा, वो उस पर उसको इंसेंटिव मिलना चाहिए परसेंटेज वाइज, राइट? तो वहाँ पर कंपनी भी सिक्योर है और वहाँ इंसेंटिव भी बट रहे हैं। एंड बिलीव मी, जिन कंपनीज ने ये बोला ना मुझे आज तक कि मैम ये तो 2-3 लाख रुपए ही महीना कर सकते हैं, उनकी नाक के नीचे 5 लाख करके दिखाया है मैंने उन्हीं टीम मेंबर से। पर उस 2 लाख के ऊपर इतना अच्छा इंसेंटिव दिया, 1%, 2% स्लैब बनाए कि लोग भी 15-15 हज़ार महीने का कमा के गए, और फाउंडर को मैंने बोला 2 लाख कमा गया तू इस 15,000 पे। सो द पॉइंट इज यू शुड हैव माइंडसेट, लोग कमाएंगे तो मतलब आप भी कमा रहे हो। सेल्स टीम इंसेंटिव तब कमाएगी जब वो आपको धंधा करके दे रही है, फ्री में आप उन्हें इंसेंटिव नहीं देने वाले हो। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। अच्छा, इसको कैलकुलेशन को थोड़ा सा डीप में लेकर जाते हैं निधि। 30,000 रुपये की सैलरी उसने पकड़ी, मतलब कि 7x के हिसाब से 2,10,000 का वो धंधा दे दे, 2,10,000 का धंधा दिया तो उसने सैलरी जस्टिफाई कर दी। इसके बाद इसका इंसेंटिव शुरू हो जाएगा। वो जो इंसेंटिव शुरू हुआ, उस मॉडल पे हल्की सी बात और करते हैं, क्या वो मॉडल होना चाहिए, उसको कैसे इंसेंटिवाइज करें? देखो, 2,10,000 रुपये आपने सिर्फ सैलरी का कॉस्ट लिया है। अभी यहाँ पे और भी बहुत सारे खर्चे आते हैं, जैसे हम वर्क स्टेशन कॉस्ट कहते हैं, राइट? उसको हायर किया, HR ने पोर्टल लिया, ये लिया, उसके ऊपर TL है, उसके ऊपर मैनेजर, उसके ऊपर निधि, 10 कॉस्ट लगे हैं। मोटा मोटी मान लेते हैं 30,000 वाला बंदा हमें एक्चुअली 40,000 रुपये कॉस्ट पे पड़ता है, 10,000 वर्क स्टेशन कॉस्ट आती है, राइट? अब जब 40,000 वाले ने हमारे को 7x किया तो 2,80,000 उसको करके देने पड़ेगा, 7 चौका 28 होता है, राइट? अब 2,80,000 के ऊपर हम उसके बैंड्स बनाएंगे कि आफ्टर 2,80,000 अचीवमेंट के बाद जैसे वो 2,80 से 3,10 पे गया, 3,20 पे गया, तो ये जो अमाउंट वो डिफ्रेंशिएट बढ़ाता जा रहा है ना, वहाँ पे हम 0.5 से शुरू कर देते हैं। डिफरेंशियल अमाउंट नहीं, टोटल अमाउंट के ऊपर। थोड़ा सा डिटेल में मान लेते हैं 3 लाख किसी का 7x बनता है। अब उसने 3 लाख से 3,10,000 किया, ठीक है? अब उस 3,10,000 के ऊपर मैं उसको 0.5 इंसेंटिव देना शुरू कर दूंगी। जैसे वो 3,10 से 3,20 पे गया, फिर एक मैं उसके ऊपर 0.5 बढ़ा दिया। सो यू हैव टू सी कि आपका प्रोडक्ट का टिकट साइज क्या है। बट मोटा मोटी मैं ये बता दूं, 3-4 लाख रुपए का जो आपको गल्ला दे रहा है, मतलब अगर 3 लाख का उसका वर्क स्टेशन कॉस्ट पड़ रहा है, सब मिल रहा है, और वो आपको 5 लाख का गल्ला दे रहा है, ऐसा एम्प्लॉय 10 से 15,000 कमाना चाहिए मिनिमम। इसके अलावा OTS भी देती हूँ सर मैं। सेल्स की जॉब इतनी मोनोटनस होती है कि ऑन द स्पॉट इंसेंटिव जरूरी होते हैं। क्या देते हो? दोबारा बताइए। OTS, ऑन द स्पॉट इंसेंटिव। ऑन द स्पॉट इंसेंटिव। तो आज सुबह हमने अनाउंस कर दिया कि आज मंथ का एंड है और आज मुझे 25 लाख का गल्ला करके जाना है, मेरे पास 25 लोग हैं, लाख रुपए सबसे चाहिए, ठीक है? तो मैं उस गोल को ध्यान में रखते हुए लाख रुपए से शुरू कर दूंगी कि 1 लाख करोगे तुम्हें 1,000 रुपये मिलेगा। तुमने 1,10,000 कर दिया, मैं तुम्हें 1,200 दे दूंगी। 1 लाख, और ये जो OTS होता है ना, कैश होता है सर, आज ही लेके जाएगा, आज ही लेके जाएगा तू। तो ये एक जो टेक्निक होती है ना, ऑन द स्पॉट, ऑल ऑफ ए सडन व्हेन योर नंबर इज लो एंड यू वांट कि तुम्हारे फाउंडर ने तुम्हारी जान ले रखी है कि निधि आज तो रेवेन्यू चाहिए ही चाहिए, तो भाई OTS डाल दो, कुछ कूपन्स डाल दो, गिफ्ट डाल दो। इतना अच्छा OTS डालती हूँ कि 7 बजे लॉग आउट, 6 बजे लॉग आउट, जिसने अपना आज का टारगेट खत्म कर दिया। 50% टीम तो ऐसे ही कर जाती है, जो कल के लिए गल्ला बचा के बैठी होती है कि कल भी आना है। 1 लाख को धीरे धीरे डालता है, उसी दिन डाल के 5 बजे गर्लफ्रेंड को फोन करता है, जल्दी आ रहा हूँ। सो दीज आर दी टेक्निक्स हाउ यू मैनेज योर टीम्स। OTS, मजा आ गया, ऑन द स्पॉट इंसेंटिव, कूल। सो दिस इज
over and above that incentive structure? yes. दिस इज ओवर एंड अबव. देखो ना, आपने अगर किसी से मान लेते हैं 15,000 रुपये का कोई एक टीम मेंबर रोज रेवेन्यू डाल रहा है, 20,000 रुपये का रेवेन्यू डाल रहा है, आप उसको बोल रहे हो 25,000 से तेरा OTS शुरू है और 25,000 रुपये तेरे को 250 रुपये मिलेंगे. सर वो 25,000 करेगा आपकी टीम में 2 ही लोग, पर आपकी पूरी टीम एक गोल पे अलाइन होके भाग रही है कि मुझे वो 250 रुपये कमाने हैं. आप तो सिर्फ चुपचाप जाके कोका कोला मंगवा के अपने केबिन में बैठ जाना, भागेगी टीम, क्योंकि जीतेंगे 2 और भागेंगे सारे. तो इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टीम को वो दिखाओ जो वो देखना चाहते हैं. एंड दिवाली एंड जो ये टाइम आता है उस टाइम पे भाई रखो ना, फ्रिज रखो, टीवी रखो, वॉशिंग मशीन रखो, एयरपॉड्स रखो, वॉच रखो. 1,000 रुपये से शुरू कर दो, आप 25-30 हज़ार तक रखो उसके ऊपर टारगेट. कौन नहीं कमाना चाहता, तुम देने वाले तो बनो. एब्सोल्युटली. तो ये स्पेशल टाइम ऑफर्स, OTS, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. वो जो मोनोटोनस चीज़ हुई जा रही है उसको ब्रेक करने के लिए. ऑल राइट जी, निधि अनेजा जी, सबसे पहली बात तो धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए और हमारे साथ अपनी नॉलेज को शेयर करने के लिए. एंड आप लोगों के लिए एक मैसेज है, अगर आप अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं, डॉक्टर यहाँ पर बैठे हैं हमारे साथ, बिजनेस की कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कहाँ पर ब्रेकेजेस हैं, कहाँ पर लीकेजेस हैं, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद निधि जी. मैं लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक में निधि सेल्स बाय निधि नाम के हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एंड मैं ये सारे के सारे यहाँ पर डाल देता हूँ. यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद निधि. थैंक यू निधि. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू.